तब्दीली यहाँ नहीं रही, तब्दीली क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। Get him out of here! Get out! पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोग्राम में आज बात करेंगे हुकूमत जिस तरह से एक कलदम तहरीक लब्बैक के साथ निमट रही है पिछले कम से कम एक हफ्ते के दौरान इस टीएलपी के धरनों के हवाले से जो पाकिस्तान में सूरत हाल रही, इस वक्त बहुत कशीदा हैं हालात। जीटी रोड पे पहुंच चुके हैं तहरीक लब्बैक के मुजाहिरीन, कलदम तहरीक लब्बैक के मुजाहिरीन, और मुतालबा उनका ये है कि उनके सरबराह जो हैं साद रिजवी, उनको ना सिर्फ रिहा किया जाए और लाहौर हाई कोर्ट में साद रिजवी की नज़रबंदी ख़त्म करने के हवाले से आज केस की वैसे समाअत तो हुई, जो अब 3 नवंबर तक जो है वो मुलतवी कर दी गई है। लेकिन जिस तरह से इस कलदम तंजीम के मुजाहिरीन मुसलसल सड़कों पे हैं और एक ट्रेंड बन गया है, एक तरीका सा बन गया है कि हर साल टीएलपी की तरफ से एहतजाज होता है और हुकूमत उसको हमेशा मिस हैंडल करती है, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो, चाहे वो साबिका हुकूमतें हों। तो बावजूद इसके कि एक ही गलती बार बार तारीख में माजी की तरह बार बार दोहराई जाती है, उसके बावजूद क्या रियासत को समझ नहीं आती कि उसने डील किस तरह से करना है मुख्तलिफ तंजीमों के साथ। मिसाल के तौर पर शेख रशीद कहते हैं कि जी टीएलपी कलदम है, बैन नहीं है। ये अब ऐसी अजीब मंतक है, ऐसा अजीब फ़लसफ़ा है जो सिर्फ शेख रशीद साहब को ही समझ आ सकता है, किसी और को तो समझ नहीं आता कि कलदम और बैन में फ़र्क क्या होता है। फिर एक और विफाकी वजीर हैं, वो कल उठते हैं, कह देते हैं जी टीएलपी के साथ जो मुआहदा हुआ था 2020 में वो तो वज़ीर आज़म की नॉलेज के बगैर हुआ था। इंतहाई अहम शख्सियात के उस मुआहदे पर जो है वो दस्तखत थे बशमूल विफाकी वज़ीर दाखिला के, तो उसके बावजूद क्या वज़ीर आज़म को इल्म नहीं था? फिर मुआहदे किस तरह से हो जाते हैं? ये एक बहुत बड़ी हैरान कुन बल्कि तशवीशनाक किस्म की सूरत हाल है। अब कितने ही पुलिस ऑफिसर्स जो हैं, अगर पिछले 3 जो मुआहदे हुए हैं टीएलपी के साथ और जो 6 दफ़ा एहतजाज हो चुका है टीएलपी का, कितने ही पुलिस ऑफिसर्स शहीद हो चुके हैं, अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। उनका कसूर क्या था? वो सिर्फ रियासत की रिट बहाल करवा रहे थे और रियासत है वो कंफ्यूज है, उसे बातचीत करनी है कलदम तंजीम के साथ, तंजीम कलदम है कि नहीं है, उसने सियासत में हिस्सा लेना है कि नहीं लेना। ये रियासत के अंदर की कंफ्यूजन अवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत बड़ी रुकावट है। रियासत की जब तक कंफ्यूजन ख़त्म नहीं होगी तब तक सड़कों पर इस तरह के तमाशे लगते रहेंगे। पहले कहा जाता रहा हुकूमत की तरफ से कि जी हम इस तंजीम के साथ मुज़ाकरात करेंगे, मुज़ाकरात से मामलात को हल करेंगे। अब एकदम से खबर आई कि नहीं जी टीएलपी को तो भारत फंडिंग कर रहा है, सो हम इसके साथ कोई बातचीत नहीं कर सकते, हमने इसके खिलाफ ताकत आसमानी है। आधी हुकूमत कहती है कि जी हमने फोर्स का इस्तेमाल करना है, आधी गवर्नमेंट कहती है कि नहीं जी हमने बातचीत करनी है। तो इतनी कंफ्यूजन और रियासत जिसकी जिम्मेदारी है आईने पाकिस्तान के तहत, कवानीन के तहत कि उसने शहरियों के जान माल की तहफ़्फ़ुज़ करना है, वो उसमें मुसलसल नाकाम नजर आती है। तो क्या वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बावजूद इसके कि उसके दौर में तीसरी दफ़ा टीएलपी निकली है, उसे समझ नहीं आ रही, वो टामक टोइयाँ मारी है। आखिर क्या हुकूमत कन्फ्यूज्ड है? क्यों कंफ्यूज्ड है? मसला कहाँ पे है? इस पे आज डिबेट करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिस्कशन के लिए ओपन करते हैं। मेरे पास बड़े ज़बरदस्त शख्सियात, बड़े ज़बरदस्त एनालिस्ट आज मौजूद हैं। सबसे पहले सीनियर सहाफ़ी हैं तज्ज़ियाकार इफ्तिखार अहमद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अवैस तौहीद साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं। शौकत पराचा साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, आज न्यूज़ पे अपना बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम करते हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब। अवैस तौहीद साहब आपसे मैं आगाज़ करती हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में तीसरी मरतबा है कि टीएलपी सड़कों पर निकली है एहतजाज करने के लिए। मुतालबात उसके वही हैं जो पिछले 2 दफ़ा के थे। हुकूमत के एक वजीर कहते हैं जी वज़ीर आज़म को तो पता ही नहीं था 2020 में जो मुआहदा हो गया। शेख रशीद वजीर दाखिला कहते हैं कि जी कलदम नहीं है, ये बैन है। अब आ गया एक नया नैरेटिव कि इसको तो भारत फंडिंग कर रहा है। ये रियासत इतनी कंफ्यूज्ड क्यों है अवैस तौहीद साहब? देखिए खलीदा, आपने इब्तदाइया में इतने जवाब दे दिए हैं। ये रियासत कंफ्यूज है, ये हुकूमतें कंफ्यूज हैं, और एक इंग्लिश की कहावत है ना कि निप इन द बड, कि अब जो
ये जो किसी भी चीज को ब्लॉसम करने से फूल के या किसी को वो उससे पहले आप जो है वो हरकत में आते हैं, उससे पहले अमल करते हैं। तो हमने देखा कि 2017 के अंदर फैजाबाद के अंदर जो कुछ तमाशा हुआ और उसमें जितनी ढील दी गई इस इंतहा पसंद जमात को जी। और उसमें पैसे बांटे गए बाद में डीजी रेंजर्स जो थे साहब, ठीक है हुकूमत ने उनके साथ उनको रिक्वेस्ट की होगी, लेकिन मामला यहाँ तक इस नहज तक पहुंचा कैसे? उनको नाश्ते किसने दिए? हलवा पूरी के नाश्ते कहाँ से जा रहे थे? यही तो सवाल है अवैस तौहीद साहब के कल तक ये लोग अपने थे, अपनों के अंदर पैसे बांटे जा रहे थे, आज इनको पैसे मिल रहे हैं भारत से। ये रियासत का अजीब ड्रामा है ये। गरीदा, मैं जो आपके पॉइंट से मैं दूसरे पॉइंट पे आ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमारी आपकी आंखों के सामने हुआ कि इन्होंने यरगमाल बनाया माशरे को जी। इन्होंने जो है मैयतें नहीं दफनाई जा सकी, शादियां नहीं हो सकी। इसी रावलपिंडी के अंदर और इस्लामाबाद के अंदर जो पैगाम होता है वो पूरी दुनिया के लिए होता है कि अगर यहाँ पर रूज है कारोबार हुकूमत का, उस जमाने में उस हुकूमत के साथ कुछ मसाइल होंगे, लेकिन वो क्या रियासत और रियासत के इमेज से ज्यादा है अंदरूनी सियासत या अंदरूनी खिलवाड़? और ये मुझे बताइए कि 2014 एपीएस का सानिया हुआ, उससे पहले सवात के अंदर इतने बड़ा ऑपरेशन, कामयाब ऑपरेशन हुआ, 2014 में कामयाब ऑपरेशन हुआ नॉर्थ वेस्टान में, 80,000 जाने आपने गंवाई, नौजवानों के से किस तरीके से उनकी फुटेज आई है, तो मतलब आप अंदाजा लगाएं, उसके बाद भी हमने सबक नहीं सीखा। और फिर ये बात करते जी उस हुकूमत ने हमें रिक्वेस्ट की थी और इस हुकूमत ने रिक्वेस्ट की थी। मैं वो अल्फाज दोहराने नहीं चाहता जो उस वक्त के वज़ीर आज़म जो है शाहिद खान अब्बासी साहब को जवाब मिला था हमारे रियासती इदारे की तरफ से जी। बात ये कि इस वक्त जो है इमरान खान साहब कहते हैं कि जी टीटीपी से बात कर रहे हैं। हमें पता है कि भाई इदारे बड़े एहतियात से चल रहे हैं, बहुत मसाइल नाजुक मरहले, तो वहां पे भी आपको हमें नहीं नजर आती कि एक कोहेरेंस नजर आई है वो बयानिए के अंदर। वो जिस तरह के पहले ही आपने ये सारा मामला कर दिया, वो रोजाना हमारे जवानों को शहीद कर रहे हैं नॉर्थ वजीस्तान के अंदर, साउथ वजीस्तान के अंदर, बाजोड़ के अंदर, मोमन के अंदर, टीटीपी वाले। आप अभी उस मसले से नहीं हुए तो अंदर आपने टीएलपी। अब टीएलपी, मुझे ये बताइए कि इस वक्त टीएलपी को अगर 2017 में उस इंतहा पसंदी से रोक दिया जाता तो क्या ये सूरत होती? और फिर किसने कहा कि ये जो तंजीम है इतनी इंतहा पसंदी के बावजूद उसको इलेक्शन कमीशन से इजाजत भी मिल जाए और उसके पोस्टर लैंड पोस्ट में भी लग जाए और उसको क्योंकि वो कलदम है, वो बैन नहीं है शेख रशीद के मुताबिक, इसलिए चले यहाँ से वरीदा बात देखें। वरीदा बात यह है कि ये जो खंदकें खोदी है ना जीटी रोड पर या और जगहों पे, ये कंफ्यूजन की खंदकें हैं और ये कंफ्यूजन की खंदकें हमारा मुंह चढ़ा रही। ठीक, आप ये ठीक है अवैस तौहीद साहब, सॉरी आपको इंटरप्ट करने के लिए, मैं बाकी पार्टिसिपेंट्स की तरफ भी जरा चली जाऊं। दो जुमले मुझे बोलने दीजिएगा गरीदा से, अगर इजाजत तो आप। जी। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने सबक नहीं सीखा? क्या आपने इस तंजीम को आपने कलदम करना है? और अब जिस वक्त हम बात कर रहे हैं गरीदा, उस वक्त तो ये भी टीएलपी के जो ऑफिशियल्स हैं वो ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि जी उनको साद रिजवी साहब को जो है वो लेकर आया गया इस्लामाबाद और बातचीत के लिए। कितनी दुरुस्त है बात, कितनी नहीं है। तो ये जो मुज़ाकरात और कलदम कराने का जो बीच का रास्ता है, उसमें गरीदा मैं, आप और पूरी रियासत का कारोबार जो है वो कुचला जाता है। बिल्कुल, एक दफा पसंद जमात को आप अगर मौका देते हैं तो फिर वो रियासत को इंक्रोच करती है। तो ये समझना चाहिए। मैं समझता हूं कि बिल्कुल ठीक। अवैस तौहीद साहब, मैं जरा आपकी इजाजत से बाकी पार्टिसिपेंट्स की तरफ भी चली जाऊं। और ये जो एक र्यूमर, एक अफवाह फैली हुई है कि साद रिजवी को लेकर इस्लामाबाद आया गया है और यहाँ पर उनसे मुज़ाकरात होंगे, मेरी इंतहाई आला सरकारी ज़राए से बात हुई है, नाम कोट ना करने की बुनियाद पे उन्होंने कहा है कि जी ऐसा कुछ भी नहीं है। साद रिजवी का तो आज केस लगा हुआ था, जो फैसला होगा अदालत करेगी। ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल मौक़िफ़ है। इसके अलावा क्या सूरत हाल है वो ज़ाहिर वाज़ेह हो जाएगी। इफ्तिखार अहमद साहब,
आप किस तरह से देखते हैं? आप खुद पंजाब में भी रहते हैं। पंजाब में जिस तरह से एक बिल्कुल वैक्यूम है पावर का और डिसीजन मेकिंग का, उस सूरत हाल में पंजाब खासतौर पर लाहौर जिस तरह से क्रिपल रहा है पिछले चंद दिनों में, आप क्या देख रहे हैं? गवर्नमेंट ने कहीं पे कोई गलती की है हैंडल करने की? ये इशू है ही इतना सेंसिटिव पाकिस्तान के लिए कि इसको हैंडल करना नामुमकिनात में से एक होता है? ये इंतही सेंसिटिव इशू है पाकिस्तान के लिए। 1948 में पहला वजीर आजम इन्हीं मजहबी ताकतों के का निशाना बना। बेशक। 1953 में दूसरा, 1955 में तीसरा, 1957 में चौथा, 1977 में पांचवा, 1988 में फिर इन्होंने एक खातून वजीर आजम के खिलाफ मुहिम चलाई। फिर 1980 से लेकर 2000 की दहाई में नफाज फिका जाफरिया, सिपाही साहबा, लश्कर जंगवी, सिपाही मोहम्मद, जैश मोहम्मद और तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने जन्म दिया और इसी दौरान लाख मरचद का सानिया हुआ। आशिकान रसूल के साथ रियासत नहीं लड़ सकती और ये बात हमें उस वक्त आई समझ जो अभी आपने कहा ना, अवैस तौहीद ने कन्फ्यूजन की खंदकें पहली दफा जुल्फकार अली भुट्टो ने खोदी। उन्होंने इनके दबाव तले शराब पे पाबंदी लगा दी, जुम्मे की छुट्टी कर दी और हजरत मौलाना मौदूदी से मुलाकात करने चले गए, लेकिन उसके बाद भी मामलात दुरुस्त नहीं हुए और उसी का खमियाजा भी भुगतना पड़ा। फिर मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने तो तारीख आपके सामने रखी है। ये भी तारीख का हिस्सा है कि खमियाजा फिर मुंतखब वज़ीर आज़म को किस तरह भुगतना पड़ा। देखे ना, ये शख्स अगर आप डरते हैं बात करते हो सारे, फैजाबाद धरने के बारे में जो जजमेंट है, जो उसकी ऑब्जर्वेशन है, अगर उसके ऊपर अमल दरामद हो जाता तो मामलात किसी एक सिमत में चल पड़ते। जब तक ऐसे मामलात पर हम शराब पर पाबंदी लगाते रहेंगे, जुम्मे की छुट्टी करते रहेंगे और मुलाकातें करते रहेंगे और समझेंगे कि बिल्ली चलेगी, नहीं जाएगी। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। हम सब जो यहाँ पे रहते हैं वो आशिकान रसूल हैं। हम में से कोई भी ऐसा बंदा नहीं जो आशिकान रसूल ना हो, लेकिन रसूल सल्लल्लाहु का नाम इस्तेमाल करके सियासत करने वालों में और आशिकान रसूल में जो फर्क है, इस सोसाइटी को समझ लेना चाहिए। और जब तक ये सोसाइटी समझेगी नहीं, यही होगा। फवाद चौधरी कभी लिबरल खेल खेलते हैं तो शेख रशीद टीएलपी के साथ होते हैं और प्राइम मिनिस्टर कहता है मुझे इल्म ही नहीं है, तो मुझे बताएं फिर मैं क्या करूं। सर अब तो गवर्नमेंट कहती है, गवर्नमेंट का एक नया बयानिया आ गया है कि जी इसको तो भारत की फंडिंग मिल रही है। ये एक नई चीज आ गई है मार्केट में। देखें गरीदा, मैं बिल्कुल इस बात को तस्लीम नहीं करूंगा। अच्छा, अगर मैं इस बात को तस्लीम कर लेता हूं तो फिर बहुत बुनियादी सवाल। सर ये रियासत कह रही है, सर ये रियासत कह रही है। रियासत नहीं कह रही, रियासत के मुलाजम कुछ वुज़रा ने कहा होगा। रियासत और चीज है, रियासत के मुलाजम जो होती है हुकूमत। सर भारत की गैर मुल्की फंडिंग के सबूत डेफिनेटली रियासत की तरफ से आए होंगे ना सामने। दिखाए ना, लाए ना पार्लियामेंट में, लाए पार्लियामेंट में। चले मैं आपके इस प्रोग्राम में ये मुतालबा करता हूँ, इस सारे वाकये के 2017 से लेके अब तक जो भी पोजीशन है, इसको किसी कोई अपना वो ना बनाओ, क्या होता है कमीशन फजूल किस्म के जजेस पे। नो, लेट दी कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट बैठ जाए और 2017 से लेके आज तक के वाकयात, जो उनको इंफॉर्मेशन चाहिए, जो उनको गवाह चाहिए, जो उनको चीजें चाहिए, वो ले और फिर बैठ के फैसला करे कौन क्या खेल कर रहा है। देखें, आशिकान रसूल में मैं भी शामिल हूं, तो प्लीज इस आग से ऐसे ना खेला जाए। और ये किसने मुआहदा किया था जेल में? ये परसों 72 घंटे 4 दिन पहले कौन गया था जेल में बात करने? जी बिल्कुल, बड़ा अहम सवाल है। क्या उस वक्त भारत से फंडिंग नहीं मिल रही थी? बिल्कुल सही बात। सुनो, जिस आदमी ने भी इस मुआहदे पे दस्तखत किए थे, खा वो एहसन इकबाल साहब की शक्ल में हो, खा ये इनमें से कोई ये जो शेख रशीद एंड कंपनी की शक्ल में हो, इनको पार्लियामेंट के आगे पेश हो। सर ये बड़ा अहम पॉइंट है इफ्तिखार साहब। इनसे पूछें कि इनको ये इख्तियार
किसने दिया था किसी गैर मुल्की सफीर को पाकिस्तान से निकालने का वादा करने का? इफ्तिखार साहब, ये बड़ा अहम सवाल है, और जहां आप एहसन इकबाल की बात कर रहे हैं, शेख रशीद से सवाल करने की बात कर रहे हैं, सिर्फ सिविलियन से नहीं, 2017 के बाद से मुआहदों में जो अस्करी ऑफिसर्स हैं उनके भी सिग्नेचर्स मौजूद हैं। बिल्कुल। तो ये लेट दी पार्लियामेंट आस्क देम कि वो किस अख्तियार के तहत एक सफीर को पाकिस्तान से निकालने का वादा कर रहे थे? किसने कहा था उनको? ठीक है। अब इफ्तिखार साहब, जो आपने कहा ना कि पार्लियामान बुलाए और सवाल करे इस पे, शौकत पराचा साहब, वज़ीर आज़म साहब ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुला लिया इसी मामले के ऊपर। क्या कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाना काफ़ी है, या बार बार एक ही प्रोसेस में से गुजर के, यानी कि आप कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी बार बार इख्तियार करते हैं, दोनों नाकाम हो जाती हैं? आपको अभी तक समझ नहीं आ रही, 6 मुजाहरों के बावजूद पिछले कई सालों में कई सैकड़ों जानें चली गई, कितने लोग जख्मी हो गए, शहरियों के जानो माल का नुकसान हो गया, रियासत को समझ नहीं आ रही कि डील किस तरह करना है? शौकत पराचा साहब जी, थैंक यू वेरी मच। कन्फ्यूजन है या नहीं है, क्लैरिटी है या नहीं है? इफ्तिखार साहब फरमा रहे थे कि तारीख़ में ये इस्तेमाल हुए, हुकूमतें गईं, तो फिर तो क्लैरिटी है ना कि इनको इस्तेमाल किया जाए और फिर मुंतखब वज़ीर आज़म को भेज दिया जाए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, दूसरे हमारे दोस्त कह रहे थे अवैस तौहीद साहब की कन्फ्यूजन है। मुझे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं लगती, क्योंकि ये सिर्फ इनके साथ मुज़ाकरात नहीं हो रहे, बल्कि TTP के साथ 16 मुआहदे किए गए थे। यानी शकाई मुआहदा हुआ, फला मुआहदा हुआ, इवन ANP ने भी बैठ के मुआहदा किया था इसी TTP के साथ, सवात वालों के साथ, कि हम जो सवात में इस्लामी निज़ाम का नफाज करेंगे। अब ANP तो किसी की बैक्ड नहीं थी, वो तो एक सियासी जमात सब समझते हैं। तो कभी रियासत देखती है कि आगे बढ़ा जाए, पीछे हटा जाए, ताकि कोई ना कोई रास्ता निकले। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ, रियासत पीछे हट सकती है, रियासत को पीछे हटना चाहिए, स्टेप बैक करती रही है ना। मैं तो आपको तारीख की बात कर रहा हूँ, करना चाहिए या नहीं, मैं उस पर नहीं आ रहा। जब शकाई का एग्रीमेंट हुआ या ANP ने मुआहदा किया मुल्ला फजलुल्लाह एंड कंपनी के साथ, तो वो एक तरह का उनको अकोमोडेशन देनी थी ना, कि आपने शरिया का निज़ाम सवात में नाफिज कर दिया। अभी इस वक्त ना हम बैकग्राउंड की बजाय अगर हम ये देखें कि किस तरह से इस टकराव से बचा जाए, क्योंकि आपने खुद कहा गरीदा फारूकी साहबा कि वो GT रोड पे चले हुए हैं, आगे दरिया झेलम के ऊपर आपने पुलिस की बजाय अब रेंजर्स खड़े कर दिए। रेंजर्स की एक यूनिफॉर्म है। क्या पाकिस्तान से अब भारत में, अमेरिका में, सऊदी अरब में, चीन में, रूस में, तेहरान में ये विजुअल जाएंगे कि पाकिस्तान की आर्मी की यूनिफॉर्म और वहाँ पर जो मुजाहिरीन हैं वो आपस में लड़ रहे हैं? कम अज़ कम मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि इसको कैसे अवॉइड किया जाए, इसको कैसे रोका जाए, क्योंकि जिनकी ब्रेन वॉशिंग हुई है वो तो मैं उनको, हम मेन मीडिया पे नहीं चला रहे फुटेज, लेकिन सोशल मीडिया पे जिस तरह के वो नारे लगा रहे हैं, जिस तरह उनके अंदर जोश है, जिस तरह से वो चार्ज्ड हैं, वो रुकने वाले नहीं हैं। तो क्या ऑप्शन ये है कि आप सबको गोलियां मार देंगे? क्या आप सबको ख़त्म कर देंगे GT रोड के ऊपर के ना एक बंदा बचे और ना कोई नारा लगाए? ये अब होने वाला इस मुल्क में, खुदा के लिए लेकिन सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, एक चीज़ क्लैरिफाई कर लेते हैं कि जितनी भी फायरिंग हुई है वो TLP वालों की तरफ से हुई है। इस वक्त जितनी भी सिक्योरिटी फोर्स, कौन कहता है? सर ये वीडियो सामने है इफ्तिखार अहमद साहब। कौन कहता है? वीडियो किसने जारी की है? सर वीडियो जिसने भी जारी कर रखी हो, बट वीडियो का एविडेंस सामने मौजूद है ना। गरीदा एक मिनट रुकिए, यहीं पर हमसे गलतियां होती हैं। वो वीडियो किसने जारी की है? किस अथॉरिटी ने जारी की है? किस अथॉरिटी, कौन सी अथॉरिटी उसको ओन कर रही है? सर वीडियो, उस वीडियो में एक मिनट गरीदा साहबा, यही तो वो खंदकें हैं जिसमें हमें फेंक दिया जाता है और हकीकतों को छुपाया जाता है। उस वीडियो को जारी करने वाले लोग कौन है? कौन हुआ? दोस्त पीपल, अथॉरिटीज कौन है? कब ली गई? कहाँ ली गई? क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया जो फायर कर रहे थे? क्या करते रहे? सर इस वक्त हो गए वो? सर इस वक्त जितनी भी वीडियोस आ रही हैं ना, वो एनी शाहिदीन की तरफ से आ रही हैं और सब कुछ सामने उसमें मौजूद। सर किसी भी वाकये की वीडियो इस तरह सामने, पराचा बहुत सीरियस बात कर रहा है। नबी का नाम लेने वालों के हाथ में उधर भी बंदूक होगी और नबी के नाम लेने वालों के हाथ में उधर भी बंदूक होगी। खुदा का खौफ करें यार, मत खेलने इन जराए। सर अभी कुछ देर पहले आपने खुद ही फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के नाम पे
के नाम पे उसे मिसयूज करना, इस मोहब्बत को, ये इजाजत नहीं होनी चाहिए। ये मैं कह रहा हूँ ना, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, ये मैं कहता हूँ कि मिसयूज नहीं किया जाए, लेकिन ये तो हकीकत होगी ना, जिसकी लाश गिरेगी वो भी आस्ताने रसूल में से होगा, और जो गोली चलाएगा वो अपनी ड्यूटी पर, वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिर नबी मानता होगा। सर आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मैं सिर्फ सवाल कर रही हूँ, वाकया ना दोहराएं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैं पराचा साहब से पूछ रही थी। अच्छा पराचा साहब अगर जवाब मुकम्मल कर लें, ब्रिगेडियर हारिस भी बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। पराचा साहब, ब्रिगेडियर हारिस साहब नहीं, आप जवाब मुकम्मल करें, वो बड़ी देर से इंतजार में, आप जवाब मुकम्मल करें अपना। तो मैं तो ये देखे ना, जो बात अभी आप इफ्तिखार साहब से कर रही हैं, मैं एग्जैक्टली वही बात कर रहा हूँ कि अगर ये एक टूल है फॉर एनी रीजन, जो उसमें लड़का आया है, जो बंदा आया है वो पंजाब से आया है, वो जीटी रोड पर आ रहा है, उसको नहीं पता कि मैं इस्तेमाल हो रहा हूं, मैं किसी के पॉलिटिकल विम्स के लिए इस्तेमाल हो रहा हूं, या मैं वाकई आशिकाने रसूल में से हूं। वो समझ रहा है कि मैं आशिकाने रसूल हूं, उसके अंदर ये जज्बा है कि मुझे बेशक मार दो, लेकिन मैं हरमत रसूल पे अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा। ये ब्रेन वॉशिंग जब होती रही, जब होती रही, एक चीज मैं और भी आपको बताना चाह रहा हूँ, इस मुल्क में हम ये भी सुनते रहे कि जी ये जो टीटीपी वाले हैं, ये देवबंद फिर कैसे थे, ये मकतब फ़िक्र उनका दूसरा था, चूँकि बरेलवी इस मुल्क में ज़्यादा पॉपुलेशन में ज़्यादा है तो बरेलवियों को ज़रा अपलिफ्ट किया जाए। आपने नहीं सुना होगा, मैं सुनता रहा हूँ, इस तरह की स्ट्रेटजीज यहाँ पर बनती रही हैं, और इसका सिर्फ एक नहीं है कि ये सिक्योरिटी एंगल है, नो, इसका पॉलिटिकल एंगल है, जो इकोनॉमिक एंगल भी है, इसका पॉलिटिकल एंगल है, इकोनॉमिक एंगल है, और इसका सेक्टेरियन एंगल भी है। इसलिए भाई मैं तो सीधी बात है, पुलिस एक सिंबल है रियासत की, पुलिस यूनिफॉर्म जो है एक ओवरऑल पाकिस्तान की पिक्चर है। दूसरी तरफ वो मजहब का नाम ले रहे हैं, क्यों आखिर इस चीज को लिंगर ऑन किया जाता है? सबको पता होता है कि इसका रिजल्ट क्या बनना है। मसलन सब ने कहा था कि जी इस्लामाबाद जाएं, वहां पर आपका मसला है, इस्लामाबाद में आके फैजाबाद में बिठा दिया गया। उस वक्त भी पुलिस वाले इनको उठा सकते थे, 1000-1500 बंदा था, जो बार बार 2017 की बात की जा रही है, लेकिन नहीं, कोई एक्शन नहीं हुआ था। उस वक्त भी किसी तरह से इस मामले को हैंडल करने की इस तरह की कोशिश की गई कि जो बीज है वो तो लगा है, ऊपर से आपने थोड़ी सी फसल काट दी, वो दोबारा पौधे उग गए। वो बीज कौन लगाता है? वो बीज कौन लगाता है और कौन उसकी आबियारी करता है? ये मेरा ख्याल है जरा नहीं मैं इसका जवाब देता हूँ। नहीं मैं एक्सक्यूज मी, मैं इसका जवाब देता हूँ। जब हम ये कहते हैं कि 47 में मजहबी कार्ड इस्तेमाल किया गया, फिर 55 की इफ्तिखार साहब बात कर रहे हैं, फिर 77 में इफ्तिखार साहब बात कर रहे हैं, फिर बेनज़ीर भुट्टो को शहीद करने के लिए जो लड़के किसी मदरसे में ठहरे रहे, सबको मालूम है। तो ये जो बीज है ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ है, इस बीज से बेनिफिट क्या क्या हुए। और आज भी ब्रिगेडियर एजाज शाह ने वो मुआहदा किया था, ब्रिगेडियर एजाज शाह के हल्के में 49,000 लबैक वाले ने वोट लिए थे, तब जाके ब्रिगेडियर एजाज शाह जीते थे और नून लीग की उम्मीदवार हारी थी। ये इस मुल्क के हकायक हैं, ये रियलिटीज हैं, इनको एक्सेप्ट करना चाहिए। एब्सोल्युटली हर एक इस्तेमाल करता है, चाहे वो रियासती अनासिर हो, गैर रियासती अनासिर हो, या इवन सरकारी माजरत के साथ सियासी जमातें इसी के साथ इत्तेहाद करती रही हैं, इसी किस्म की तंजीमों के साथ। बहुत इंटरेस्टिंग, बड़ी इंसाइटफुल डिबेट यहाँ पे चल रही है, बड़ी गर्मा गर्म। TLP के हवाले से हुकूमत ने किस तरह इसको डील करना है, गलती कहाँ पे की है, विल आस्क द सेम क्वेश्चन ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब से एक छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रिगेडियर हारिस साहब, आपके नजदीक इस मसले का हल क्या है? जो पराचा साहब बात कर रहे हैं, जो इफ्तिखार साहब बात कर रहे हैं, जो अवैस साहब बात कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त पॉइंट्स हैं, लेकिन इसमें से किसी चीज का हल रियासत को, हुकूमत को नजर क्यों नहीं आ रहा है? क्या फोर्स लास्ट इसका ऑप्शन है या मुज़ाकरात लास्ट ऑप्शन है? देखिए गरीदा, बात यह है कि इसको इतना लेट नहीं करना चाहिए था, और ख़ास तौर पे जो बात सबको हमें मालूम है कि तमाम आशिक रसूल हैं, किसको डाउट है, हम भी कलमा तौहीद पढ़ते हैं, बेशक, बरेलवी, देवबंदी, एवरीबॉडी इज बड़ी। और आपके सामने जो पुलिस के लोग, वो बेचारे मौलाना हजरात भी, वो भी शहीद हुए हुए हैं। और बहुत अफसोस की बात, देखने का इतना अफसोस हो रहा था कि इससे कितना इफेक्ट ये पड़ता है। अब ये देखें कि ब्रिगेडियर हारिस को प्लीज फोन लाइन पे ले लें जी, देख लीजिए इस मामले को।
अवैस तौहीद साहब, कमिंग बैक टू यू अगेन, अब इसका हल क्या है? सियासी बयानात तो आते रहेंगे, वीडियोस इफ्तिखार साहब ने कहा आ रही हैं, बट वो उसका सोर्स, उसकी क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन कर रहे हैं। अब इसका हल क्या है इस वक्त जबकि हम बात कर रहे हैं? हुकूमत के पास, रियासत के पास हल क्या? देखिए, बात ये कि ये जो इंतहा पसंदी है, ये इसका तो कोई जवाब नहीं है ना कि वो कोई भी नारा लेकर आएंगे तो आप जलगमाल बनाने देंगे, ये तो कोई बात नहीं है। मैं तो इस बात से कासिर हूँ, क्यों नहीं ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए? बिल्कुल ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर रियासत के सामने खड़े हो रहे हैं और अगर इंतहा पसंदी से माशरे को जलगमाल बना रहे हैं, और ये भी बात सही है कि इस बात पे भी बात होनी चाहिए कि माजी के अंदर किस तरीके से ये पनपे हैं, और जब नेशनल एक्शन प्लान बन गया, APS का सानिया हो गया, इतनी हजारों जानें हमने कुर्बान कर दी, और उसके बाद भी जो है इस तरह की जमातें इंतहा पसंदी का मुजाहरा कर रही हैं और वो रोडों पे हैं। आपने देखा किस तरीके से हिजानी कैफियत है। ये हिजानी कैफियत से आने वाली मुस्तकबिल की नस्लें हैं, क्या वो ये सबक सीखेंगी? बिल्कुल से जो भी इनके जायज मुतालबात होंगे। ये कैसा मुतालबा है कि जी फ्रांसीसी सफीर जो है उसका इनखला, उसको निकाल देना चाहिए? ये कौन होते हैं बताने वाले रियासत को? भाई रियासत के अंदर आईन और कानून है। देखिए सर, रियासत ने मुआहिदा कर रखा है, हम पूछ रहे हैं कौन होते हैं बताने वाले? रियासत ने ये मुआहिदा कर रखा है, इस पे ब्रिगेडियर एजाज शाह, पीर नूरुल हक कादरी, सईद इनायतुल हक को गिरफ्तार किया जाए। देखिए हुकूमत ने जो सर ये विफाकी वजीर, एक साबिक विफाकी वजीर दाखिला हैं, ये वफाकी वजीर मेरी रियासत से ज्यादा ताकत, ये जो वफाकी वजीर है ना, ये मेरी जान, मेरे माल, मेरी जिंदगी, मेरे मुस्तकबिल से तो बड़े नहीं है ना। इनको बुला के पूछा जाए किसने कहा था दस्तखत करो एक सफीर को निकालने के लिए। देखिए, अच्छा अवैस तौहीद साहब बात मुकम्मल कर। इनको जवाबदेह होना चाहिए। ये कैसा है कि आप इस वक्त का आज का खतरा टलने की वजह से आप कहते हैं कि हमारा मुआहिदा हो गया और उसमें सारी बातें इंक्लूड करने, ये किस तरह की बात है? ठीक है, किस तरह का मैसेज भेजना चाहते हैं कि फ्रांसीसी एम्बेसी बंद कर देंगे और फ्रांसीसी सफीर को निकाल देंगे? देखिए ठीक है, मैं आपको अवैस तौहीद साहब सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, ब्रिगेडियर हारिस वापस आ गए हैं। देखिए गरीदा, बात यह है कि हमें ये समझना चाहिए कि इस वक्त सिचुएशन क्या है, बजाय इसके कि हम इसको हवा दें और बात करेंगे कि पुराने किस्सों में ले जाने का फायदा कोई नहीं है। वी मस्ट फाइंड द सोल्यूशन। सोल्यूशन इस वक्त ये है कि आपने एक तो पहले गलत मुआहदे किए, बिल्कुल ठीक है, बट क्या इनकी जो डिमांड है कि रियासत पाकिस्तान को एक्सेप्टेबल हो सकती है? आपको जो भी उन्होंने सर ये सारे मुआहदे गलत किए, 2017 वाला भी गलत किया था। देखें 2017 में भी जो इन्होंने खास तौर पे जो किए, जिसपे कहा है जी कि हम फ्रांस के सफीर का मामला जो है असेंबली में लेके जाएंगे और बात करेंगे, नहीं करना चाहिए। सेकंड ये बात है कि इस स्टेज के ऊपर जब आप वो तो सर जब तक आप रूट कॉज को, जो प्राची साहब बात करते हैं, आप रूट कॉज को ठीक नहीं करेंगे, आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं? और जो मुल्क के वफाकी वुजरा हैं और जो आला तरीन सरकारी ऑफिसर्स हैं, उनके दस्तखतों के साथ मुआहदे हुए हैं 2017 से लेके आज तक। देखिए इसलिए कि जब रेट कमजोर हो गवर्नमेंट की तो वो फिर चाहते हैं कि कोई प्रॉब्लम ना हो, साइन करो, बाद में देखा जाएगा। फिर सेकंड है कि अगर आपने गलत भी किए तो आपने धरने से पहले 2 महीने पहले इसको सॉर्ट आउट करें। वाई के धरना हो जाए और उसके बाद आप फिर नेगोशिएशन शुरू कर देते हैं और फिर प्रॉब्लम में आ जाते हैं। और सेकंड बात यह है कि इस वक्त तो आई एम श्योर कि कोई ना कोई एजेंडा जरूर है, चाहे वो इनको तो जाहिर है बच्चों को, लड़कों को नहीं पता कि व्हाट हैपेंड। ये जरूर जिस तरीके से ये कंडीशन लगा रहे हैं, हुकूमत तैयार थी, यहाँ से हुकूमत तैयार हो गई थी कि साथ रिजवी को भी छोड़ देंगे, आपके केस भी वापस कर लेंगे, बट फ्रांस के मामले में देवर एडमेंट कि उसको हमें नहीं करना, लेकिन ये फ्रांस के सफीर को भी वापस किया जाए। ये कोई डिमांड है, ये हुकूमत वक्त का फैसला होता है, ये फॉरेन रिलेशन की बात होती है। तो सर हुकूमत वक्त ने 2 मुआहिदों पर साइन कर रखे हैं ना, फ्रांस के सफीर को निकालने वाले। गलती तो हुकूमत की है ना। फिर देखिए मैंने गरीदा मान लिया कि गलती की है, बट देन आपके अगर मोहब्बत वतन लोग हैं, वो समझते हैं कि यूरोपियन यूनियन से आप ताल्लुकात खत्म कर लेंगे, दुनिया की कॉमेडी ऑफ नेशन में आपने रहना कि नहीं रहना। इसलिए ये बातें सोचने की, उसके बाद कौन सी अलाउड है टीपीपी में और टीएलपी में, इस वक्त क्या फर्क है? वो भी क्लैशनको के डायरेक्ट फायर कर रहे हैं। पुलिस ने अभी तक एक फायर नहीं किया, जो इफ्तिखार साहब कह रहे थे। बिल्कुल वो अभी तो बेचारों कई लोगों के हाथों में सिर्फ डंडे पुलिस को दिए गए थे, इसीलिए वो इनको इतना नुकसान हुआ है। बट ये स्टेज आने वाली है जब पूरी पुलिस विथड्रॉ हो जाएगी, कहेगी जी वी डोंट वांट, वी दे डिसोबे द ऑर्डर्स, कि जी हमारी जान को खतरा है, हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, हमें फायर करने की इजाज़त नहीं है, हमें अपनी जान बचाने की इजाज़त नहीं है।
और दुश्मन का नैरेटिव क्या है? दुश्मन का नैरेटिव ये है कि किसी तरीके से फौज और अवाम को आपस में क्लैश करवाओ, फौज सर, को ये जो एतमाद है वो खत्म कर दो। ये वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो पराचा साहब रेस कर रहे थे कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या पैगाम जा रहा है कि रेंजर्स बमुकाबला आपके प्रोटेस्टर्स। यस, आप इंडिया में देखें कैसे उछाल रहे हैं, इंडिया को देखें क्या उछाल रहे हैं। ये हमारी तमाम जर्नलिस्ट को, हमारी ऑपोजिशन को इसको हवा नहीं देनी चाहिए। क्या अपोजिशन पाकिस्तान की नहीं है? पाकिस्तान होगा तो आप अपोजिशन करेंगे। ये मैं बात कर रहा हूँ, इस वक्त ये सोचना नहीं चाहिए कि अपोजिशन को क्या फायदा है, गवर्नमेंट को क्या नुकसान हो रहा है, मौलाना फजलुर रहमान क्या बात करेंगे, किसी का बाप हमें उनको नहीं रोक सकता। ये बातें हमें इस स्टेज पर नहीं करनी चाहिए। हारिस साहब, क्विक क्वेश्चन, क्विक आंसर, फिर पराचा साहब कुछ कहना चाहते हैं, इफ्तिखार साहब भी बात करना चाहते हैं। बगैर हारिस साहब, यूज ऑफ फोर्स या निगोशिएशंस, क्या करना चाहिए इस वक्त? देखिए, दिस शुड बी बोथ, नेगोशिएट भी करें बट ऑन वेरी फर्म ग्राउंड्स कि दिस इज द रेड लाइन, डोंट क्रॉस इट। उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। तो हजार दफा क्रॉस कर चुके हैं रेड लाइन। आप रेड लाइन खींचते हैं, वो क्रॉस कर देते हैं, आप आगे रेड लाइन खींचते हैं, वो से भी क्रॉस कर देते हैं, आप और आगे रेड लाइन खींच देते हैं, वो तो क्रॉस कर ही जा रहे हैं सर। शौकत पराचा साहब, देखिए, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं अपोजिशन वाली, मेन पॉलिटिकल पार्टीज, उन्होंने बैक नहीं किया इस चीज़ को। PMLN है, पीपल्स पार्टी है, ANP है, मौलाना फजलुर रहमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात ज़रूर की है, लेकिन गवर्नमेंट ने, PTI ने क्या कौम को एतमाद में लिया है? पार्लियामेंट का कोई सेशन बुलाया है? पार्लियामेंट में ये चीज़ें रखी हैं? या जब ये मुआहदे हुए थे 2017 का छोड़ दें मुआहदा, वो तो हमें भी पता है वो क्या सूरत हाल थी। अभी जो मुआहदा किया, यकीन माने वो किसी को कोई पता नहीं है, रात के अंधेरे में जाके उनके मुआहदा करके आ गए। और फ्रांस के सफ़ीर को निकालने का ये मुआहदा है जो इस हुकूमत ने किया है। वो 2017 के मुआहदे में फ्रांस के सफ़ीर, तो वफाकी वजीर कहते हैं वज़ीर आज़म को पता ही नहीं था, नवंबर 2020 में। मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि एजाज शाह साहब बेनिफिशरी थे लब्बैक कालदम तहरीक के, तो वो कर रहा है मुआहदा उनके साथ जाकर। अब आप समझते हैं वाकई वज़ीर आज़म को इल्म नहीं? अगर वज़ीर आज़म को इल्म नहीं था तो क्या मैं जिम्मेदार हूँ? क्या बिलावल जिम्मेदार हैं? क्या मरियम जिम्मेदार हैं? क्या शहबाज साहब आपकी तरफ आ रही हूं, क्या फजलुर रहमान जिम्मेदार हैं? अगर वजीर आजम को नहीं इल्म था तो वजीर आजम साहब आज पूछते ना अपने लोगों से। मैं समझता हूँ फैसल वाडा ने जो बात की है, फैसल वाडा इज वेरी क्लोज टू प्राइम मिनिस्टर। कोई उनकी बात हुई होगी जिसमें वजीर आजम को ने कहा होगा या फैसल वाडा ने पूछा होगा, क्योंकि एजाज शाह की निस्बत फैसल वाडा वजीर आजम के ज्यादा करीब हैं। लेकिन वजीर आजम साहब ये कहकर जान नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि ये सारी हमारी जान को आई हुई है ये बात। बिल्कुल सही। फैजाबाद छोड़े, मैं तो जेलम की बात कर रहा हूँ, मैं खारिया की बात कर रहा हूँ, मैं लाला मूसा की बात कर रहा हूँ, मैं वजीराबाद की बात कर रहा हूँ। भाई पाकिस्तान है, जरूरी नहीं है कि जो इस्लामाबाद में हो वो दुनिया को नजर आएगा, वो हमें नजर आएगा। कहीं भी कुछ भी हो जाए वो हर जगह नजर आता है। और वीडियोस जितनी चल रही हैं, मैं अल्लाह से तौबा मांगता हूँ कि ऐसा वक्त ना आए पाकिस्तान पर। सॉरी सर, एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक, देन कम बैक एंड कंटिन्यू दिस डिस्कशन। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इफ्तिखार अहमद साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने ये कोई ऐसी बात नहीं की। आपने कहा कि TLP के लोग फायरिंग कर रहे थे पुलिस पर। मैंने ये कहा जो वो वीडियो है किसने जारी की, कब जारी हुई, कौन ऑन करता है, और जो लोग उसमें आइडेंटिफाई किए गए उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया। मैंने सिर्फ इतना कहा बस। जी ठीक है, आपने ये क्लैरिफाई करना था या इसके अलावा कोई और जवाब है? फिर मैं अवैस तौहीद मेरे तो देखें ना, सिंपल सी बात है, जितना हम पीछे इसमें देखें। फिर मैं कहूँगा अजीब सी बात, सर आशिकाने रसूल एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए हैं। ये वाकया हुआ था, सूफी मोहम्मद को हमने इसीलिए बर्दाश्त किया था, और फिर जो सूफी मोहम्मद ने किया वो भी आपके सामने है। लेकिन इफ्तिखार साहब अभी का बताएं ना, इफ्तिखार साहब अभी का बताएं कि 2021 में अभी सॉल्यूशन क्या है? रिलीज, दे मस्ट रिलीज साद रिजवी एंड दे मस्ट सिट डाउन एंड रिजॉल्व, एंड उनको कह दिया जाए कि किसी भी सफीर को हम नहीं निकालेंगे, और अब जो सफीर को निकालने की बात करेगा हम उससे आनी हाथों के साथ निपटेंगे, ताकि ये मामला बड़ा क्लियरली सारे लोगों को, हर रैंक एंड फाइल को पता हो कि हुकूमत का मौकफ क्या है। हुकूमत का मौकफ ही कोई नहीं है। अब क्या जेल साजी की
पार्लियामेंट में एक प्राइवेट मेंबर डे के ऊपर इस मामले को लाके जिस तरीके से हैंडल किया गया, तो जालसाजी क्या था? अवैस तौहीद साहब आप क्या कहेंगे? ये वक्ती जो इफ्तिखार अहमद साहब ने सॉल्यूशन बताया है, ये वक्ती सॉल्यूशन होगा या इसका टेम्पररी होगा या इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन है, ढूंढना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा? कितने अफसोस की बात है। देखिए, इनको ये तक अभी तक बात समझ में नहीं आई है। ये शिकाई एग्रीमेंट जो बात कर रहे थे, मैं वहां पे मौजूद था जब नेक मोहम्मद से पेशावर के कोर कमांडर जो थे उन्होंने उनके गले में हार पहनाए थे और वो भी कामयाब नहीं हुआ था। और फिर निजाम अदल का जब हुआ था, जब भी मैं वहां पे मौजूद था सवात के अंदर। और फिर सूफी मोहम्मद जो है, इनको ये समझ में नहीं आता कि इंतहा पसंद जमातों का एजेंडा क्या है। उनका एजेंडा है रियासत को इंक्रोच करना, रियासत के कानून और आइन की हदूद में अपने मुतालबात नहीं रखते। जिस तरह बलोच कौम परस्त हैं, सिंधी कौम परस्त हैं, पश्तून कौम परस्त हैं, जिनको ये एंटाई स्टेट समझते रहे हैं हमारी रियासत, ये रियासती इदारे। ये बात समझने की बात है कि उनके मुतालबात जायज नाजायज हो सकते हैं, लेकिन उनसे बात हो सकती है। वो अपने मुतालबात कानून और आइन की हदूद में मांग रहे हैं। ये इंतहा पसंद जो है, इनसे आप बात करें कि भाई आपका आखिरी मुतालबा क्या है। हम अपनी मर्जी का इस्लाम कायम करेंगे और बाकी सारे लोग काफिर हैं। ये किस तरह का बिल्कुल ठीक बात है। सूफी मोहम्मद से एक दो जुमले, सूफी मोहम्मद से जब मुआहिदा हुआ निजाम अदल का, उसके बाद उन्होंने क्या कहा? पार्लियामान भी हराम, कॉन्स्टिट्यूशन भी हराम, ये पॉलिटिक्स भी हराम, हम अपना इस्लाम। उसके बाद वो मुआहिदा खत्म हो गया। कहने का मकसद है इनके साथ 10 मुआहिदे कर लें, आपका कोई कामयाब नहीं हो सकता। आप जब तक इंतहा पसंदी जड़ों से नहीं निकालेंगे, और वो हमारी इज्तिमाई जो है वो जिम्मेदारी है, मीडिया की भी, सोसाइटी की भी, रियासत की। अवैस तौहीद साहब, टाइम खत्म हो रहा है। मैं एक लाइन में कह सकता हूं? जी इफ्तिखार साहब, जी इफ्तिखार साहब, एक लाइन। अवैस साहब, रियासत पाकिस्तान की अफवाज ने उन तमाम शरपसंदों को फिर कुचल के रख दिया। ओके, बिल्कुल कुचल के रख दिया। और उनकी हिम्मत नहीं हो रही अभी तक रीअसेंबल अपने आप को करने की। रियासत जब फैसला करती है तो रियासत से बड़ा बदमाश कोई नहीं होता। सर, मसला ये है ना कि टीएलपी के मामले पे रियासत ने करना क्या है, इसको कहीं ना कहीं यूज करने के लिए ऑप्शन खुला रखना है, ओपन एंडेड। बात सुने। टीएलपी पे आशिकाने रसूल के साथ आप ज्यादा खिंचाव नहीं कर सकते। साद रिजवी को आपको रिहा करना होगा और इनको वाज़े तौर पे प्राइम मिनिस्टर को टेलीविजन पे आके कहना पड़ेगा कि मैं आपकी जो सफीर निकालने की बात है न तस्लीम करता हूं न करूंगा, और मैं पाकिस्तान के तमाम शहरियों से कहता हूं कि इस बात में मेरे साथ दें। सर, ये वज़ीर आज़म टीएलपी के मामले पे पहले भी कर चुके हैं अनाउंसमेंट। कोई अनाउंसमेंट नहीं की उसने, ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं की। सर, वज़ीर आज़म ने कौम से एक खिताब किया था टीएलपी के मामले पे, उन्होंने यही कहा था कि आप रियासत की रीढ़ को चैलेंज ना करें वरना रियासत आनी हाथों से निपटेगी। रियासत आनी हाथों से निपटेगी, लेकिन रियासत ये तो बताए ना कि हम उनका ये मसला नहीं मानते। सर, ये वज़ीर आज़म साहब कह चुके हैं। आई विश के मेरे पास मौजूद होता, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी वज़ीर आज़म का स्टेटमेंट कि हम नई फ्रांस का सफीर निकाल सकते हैं। वज़ीर आज़म साहब कह चुके हैं सर, ये हर शहादतों के बाद इनको रिहा कर दिया जाए। कानून और आइन के मुताबिक इनके खिलाफ अदालतों में केस चलने चाहिए। किसने बनाए हैं, कब बने हैं? लाहौर में 3 दिन यरगमाल लाहौर कौन सा केस चलाया गया, किसने केस बनाया? मैं ये नहीं कह रहा कि वो अपने वेपन उठा के आराम शहरियों को मारे। हारिस साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, प्रोग्राम क्लोज भी करना है। हारिस साहब का लास्ट कमेंट पर आते हैं। रिट ऑफ गवर्नमेंट को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, और ये कोई तरीका नहीं है कि आपके ये टीएलपी के लोग वेपन उठा के और नहते पुलिस वालों को मारे हैं, उसके बाद वहां पर जिस लाठियों से उनको मार रहे हैं। आई थिंक ये इट इज बियॉन्ड थिंग। नाउ द गवर्नमेंट हैज टू टेल दिस इज द लास्ट चांस। साद रिजवी को कहना चाहिए कि अपने लोगों को वापस करें। जब वो वापस चले जाते हैं देन साद रिजवी से नेगोशिएट कर लेंगे, जी ठीक है, दिस इज फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम वी आर वार्निंग यू, डोंट डू एनीथिंग। अदरवाइज जिसने भी हथियार उठाया, अगर नेक्स्ट टाइम इसको एक्सप्लॉइट किया मजहब को, दे शुड बी टेकन विद एनी हार्ड लीगेज। दिस इज द ओनली आंसर।
अगर हम इस तरह छोटी रियासत को कमजोर करेंगे, ये कई बार ये कहा गया है, ये कई बार कहा गया है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, फिर जाके उनसे बात करते हैं। अभी टीटीपी के हवाले से बात, टीटीपी के साथ बात की, मारा, उनको भगा दिया, फिर कह रहे हैं कि जी हम जो है उनके साथ मुदाखलात के लिए तैयार हैं। तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी है, पाकिस्तान में एक्सट्रीमिज्म है, जो वो उनका फियर है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर स्टेट्स कैन फॉल इनटू द हैंड्स ऑफ रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट, वो हम उनको बता रहे हैं। ये बहुत खतरनाक मैसेज दे रहे हैं रियासत पाकिस्तान के लिए, बड़ा खतरनाक है, हमें समझना चाहिए। ठीक है, सबको मिलकर इसके ऊपर एक फैसला करना चाहिए कि रियासत के मामलों में नॉन स्टेट एक्टर्स विल नॉट इंटरफेयर। इफ्तिखार साहब लास्ट कोई जुमला बोलना चाह रहे हैं? बीबी मैं ये कह रहा हूँ सिर्फ साद रिजवी नहीं इंतहा पसंद, एवरीवन पसंदों को काबू करो, तमाम इंतहा पसंदों को तमाम इंतहा पसंदों को काबू करो। इफ्तिखार साहब तुसी और मुझे ना मसला क्रिएट करो गवर्नमेंट दे लई कि सारों को पकड़ के अंदर करो, वो एक जो अंदर किया है पहले उससे जान नहीं छूट रही। बहुत बहुत शुक्रिया, टाइम खत्म हो चुका है। वज़ीर हारिस नवाज साहब, इफ्तिखार अहमद साहब, अवैस तौहीद साहब, शौकत पराचा साहब, लेकिन बहुत अच्छी, बड़ी इंसाइटफुल, इंटरेस्टिंग डिबेट रही, जिसका निचोड़ सिर्फ ये है कि रियासत को हर सूरत में अपनी रिट बहाल करनी होगी, किसी गैर कानूनी, गैर रियासती अंसर के सामने, गैर आईनी अंसर के सामने झुकना नहीं होगा। आई सी यू कमिंग मंडे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।